हेलो एवरीवन, मेरा नाम संचल कुमार है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज का टॉपिक है जीएसटी क्रेडिट। जीएसटी क्रेडिट को हम लोग तीन भाग में देखेंगे। पहले देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे जीएसटी क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं। सेकंड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्ड क्रेडिट है या इनएलिजिबल क्रेडिट है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस है इन तीनों पार्ट्स को लेकर, क्या क्या उनके प्रोविजंस हैं, क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम लोग क्या क्या लुकआउट करना चाहिए। एंड लास्ट में हम लोग टिप्स देखेंगे कि एज अ टैक्स पेयर हम लोग को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि जो है क्या चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग को लेकर के। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ओनली कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं। चलिए, लेट मी प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन फर्स्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीन पार्ट में हम लोग इस कंटेंट को देखेंगे। पहले पार्ट पे हम लोग आते हैं। इसमें हम लोग 6 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, बी टू बी ट्रांजेक्शन। देखिए, दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं अंडर जीएसटी। पहला है बी टू बी ट्रांजेक्शन और बी टू सी ट्रांजेक्शन। बी टू बी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। बी टू सी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं कि एक बिजनेसमैन एक कंज्यूमर को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। तो अंडर जीएसटी केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही केवल इनपुट क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। देयरफॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही आप क्रेडिट ले सकते हैं। जैसा कि आपको सेकंड पॉइंट में दिख रहा होगा, रजिस्टर्ड पर्सन कैन ओनली अवेल इनपुट क्रेडिट ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, एंड उस मैनर में लेना है जो कि सेक्शन 49 में मेंशन्ड है। टोटल 7 कंडीशंस हैं आज के डेट में जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा टू अवेल इनपुट क्रेडिट। जैसा कि आप पॉइंट नंबर 3 में देख पा रहे हैं। पहला कंडीशन है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसमें बस ध्यान में रखना है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, बट आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट है कि इनपुट गुड्स या सर्विसेज जो है वो यूज किया गया है और या फिर इंटेंडेड टू बी यूज्ड है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां ध्यान रखना है कि आपको पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। तीसरा कंडीशन है कि जो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट के अगेंस्ट में आप क्रेडिट ले रहे हैं उनके डिटेल्स को सप्लायर ने स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में फर्निश कर दिया है एंड एज ए रिसिपिएंट हमको कम्युनिकेट भी हो गया है। ठीक है, ये कैसे कंप्लाई होता है? सप्लायर क्या करेंगे, GSTR 1 फाइल करेंगे। ठीक है, और हमको वही सेम डिटेल्स GSTR 2E में दिखना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास GSTR 2E में दिख रहा है देन ओके, ये बस कंप्लाई करना है तीसरा कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन है कि गुड्स या सर्विसेज जो है आपको रिसीव हो गया है। यहाँ दो चीज ध्यान में रखना है। पहला है कि डिम्ड रिसिप्ट। डिम्ड रिसिप्ट का मतलब होता है कि बिल टू शिप टू केसेस में, यानी बेसिकली क्या हुआ कि हम एज ए रिसिपिएंट है, हमने सप्लायर को बोल दिया किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई कर देने के लिए, तो हम माने जाएंगे कि हमने उस गुड्स या सर्विसेज को रिसीव कर लिया, डिम्ड मान लिया जाएंगे कि हम रिसीव कर लिए। पहला केस में ये हो गया। सेकेंड केस है गुड्स इन ट्रांजिट का केस। गुड्स इन ट्रांजिट में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया, हमको GSTR 2 में कम्युनिकेट भी हो गया, बट हमारे पास गुड्स रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि वो इन ट्रांजिट में है। ठीक है, अब इन ट्रांजिट तो उसका क्रेडिट कैसे लेंगे? तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि जो सप्लाई का टर्म्स है, सप्लाई का टर्म्स कैसा है, क्या सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी केवल उनके उनके प्लेस तक या हमारे प्लेस तक? यदि हमारे प्लेस तक यानी कि बायर के प्लेस तक सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो फिर उस केसेस में आप क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर होगा जब तक आपके यहाँ पहुंच नहीं जाता है तब तक। जब 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 आपके पास पहुंच जाएगा तब वो रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर करेंगे सप्लायर, तो अगेन उस केस में क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने प्लेस से ही आपको डिस्पैच कर दे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यानी एज ए बायर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वहां से लेकर के आए। इन दैट केसेस में माना जाता है कि रिस्क एंड रिवार्ड आपको ट्रांसफर हो गया है, अकॉर्डिंगली आप जो क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि जो टैक्स चार्ज किया हुआ है उस सप्लाई पे वो गवर्नमेंट को पे हो चुका है। कैसे हम कैसे इंश्योर करेंगे एज ए रिसिपिएंट? तो पहले 2A में मेंशन किया हुआ रहता था कि सप्लायर ने इस इनवॉइस के अगेंस्ट में GSTR 3 फाइल किया है कि नहीं किया है। अकॉर्डिंगली आपको GSTR 2 में भी मेंशन किया हुआ रहता है, जहां तक मुझे पता है मेंशन किया हुआ रहता है कि जो है GSTR 3 भी इस इनवॉइस के अगेंस्ट में फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, अकॉर्डिंगली इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद है कि रिसिपिएंट ने फर्निश कर दिया है रिटर्न अंडर सेक्शन 39, ऑब्वियसली अंडर आपको GSTR 3 भी फाइल करने पड़ेंगे अवेल इनपुट क्रेडिट लेने के लिए। यानी कि मेनली आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट का एंट्री मार लिए हैं तो इससे ये नहीं माना जाएगा कि आपने अवेल कर लिया। आपको क्रेडिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको कम्युनिकेट हुआ है जीएसटी 2B में, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक्शन 38 में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन ये ऐड किया हुआ, और ये जो कंडीशन है वो फाइनेंस बजट 2022 में ये इनलिस्ट किया हुआ है। अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुए हैं, बट ये प्रपोज टू बी इफेक्टिव है, ये आएंगे। आपको यहाँ देखना वाली बात ये है कि जो जीएसटी 2 में कम्युनिकेट हुआ है हमको उसके क्रेडिट लेने के लिए आपको 38 सेक्शन मूव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या वहां रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। उसमें एज ऑन डेट उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, 6 कुछ कंडीशंस डाले हैं, बट वो एज में प्रिस्क्राइब्ड करके डाले हैं। तो जैसे ही प्रिस्क्राइब हो जाएंगे तो फिर आपको वो कंडीशंस भी लुकआउट करने पड़ेंगे। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहला है गुड्स रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट। वैसे गुड्स जो आप लॉट या इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं तो उसका क्रेडिट तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप लास्ट लॉट आप उसे रिसीव नहीं कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड, आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप एज ए रिसिपिएंट सप्लायर को 180 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद जीएसटी, इन दैट केसेस में आपको जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है वो आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जो रिवर्सल करना पड़ेगा उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल नहीं करेंगे, आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। डेप्रिसिएशन यदि आपने क्लेम कर लिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, इन दैट केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अंडर जीएसटी। बट हम लोग इसका उल्टा करते हैं। कैसे? हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि या फिर इनकम टैक्स पर्पस के लिए कि यदि आपको अंडर जीएसटी हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं वो फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट मान लेते हैं, फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट होता ही है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कैपिटलाइज कर देते हैं और अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। बट यहाँ का नाम उनका उल्टा है, यदि इनकम टैक्स में आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो यहाँ आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद है टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको जैसा कि पता ही है किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कब तक ले सकते हैं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर और द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पहले था, लेकिन इस फाइनेंस बजट 2022 से आपको ये चेंज होने वाला है। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न सेम रहेगा, मतलब डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न का जो ये वन ऑफ कंडीशन है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वो तो रहेगा ही रहेगा। सेकंड कंडीशन जो कि आपका सितंबर महीने का जो ड्यू डेट था जीएसटी 3 फाइलिंग करने का, उनको रिप्लेस कर दिया और वहां उनका कहना है क्या कि 30th डे ऑफ नवंबर। अभी आपको जो देखना पड़ेगा ऐसे 30th डे ऑफ द नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिसेंट चेंजेस जो हुए हैं, जीएसटीआर 2B के बेसिस पे आपको क्रेडिट लेना है विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022 से, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि आपको कुछ प्रोविजनल क्रेडिट अलाउड था, किसके अगेंस्ट में? वैसे क्रेडिट जो कि जीएसटीआर 2B में नहीं दिख रहे हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है। ये परसेंटेज याद रखना है क्योंकि ये परसेंटेज आपको उस समय हेल्पफुल हो सकता है जब आपको नोटिस मिलता है डिपार्टमेंट से रिलेटिंग टू द एक्सेस क्रेडिट अवेल्ड इन द जीएसटी रिटर्न, ठीक है। तो वहां आपको हेल्पफुल करेगा। उसके बाद है कि क्रेडिट फॉर रिवर्स चार्ज पेमेंट। अब यदि हम कोई भी इनपुट जीएसटी पेमेंट करते हैं अंडर रिवर्स चार्ज, उसका क्रेडिट कैसे लेंगे? यह एक प्रॉब्लम आती है क्या कि यदि मान लीजिए कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम अनरजिस्टर्ड पार्टी से कर रहे हैं और वो अंडर रिवर्स चार्ज है, तो उस केस में अनरजिस्टर्ड पार्टी तो हमको टैक्स इनवॉइस देंगे नहीं, तो कैसे हम क्रेडिट लेंगे? हम तो एक कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ लॉ में प्रोविजंस है कि आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, एज ए रिसिपिएंट हमको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उस सप्लाई के अगेंस्ट में, ठीक है, और अकॉर्डिंगली कंप्लाई हो जाएगा। ध्यान में रखिए ये जो इनवॉइस का डिटेल्स है वो आपको जीएसटीआर 1 में ही फाइल करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली आप जो है वहां मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। दो सिचुएशंस हैं जहां पे आप जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटी में तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। पहला पॉइंट है ट्रांजिशन क्रेडिट, दूसरा है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। तो ट्रांजिशन क्रेडिट का तो अब लग रहा है कि अब तो सारे टैक्स पेयर्स आप नए रिजीम में आ ही चुके हैं, तो अभी इसका क्रेडिट का क्या प्रोसीजर्स है वो भी इन डेप्थ नहीं जाते हैं, अभी इसको लुकआउट नहीं करते हैं। बट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट हम लोग इसको अलग वीडियो में सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब आप जो भी इन्वेंट्री बैलेंस है किस चीज का, इनपुट गुड्स का, रॉ मटेरियल फॉर्म में या सेमी फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में या फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में, तो उस पे जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि जीएसटी से पहले तो आप क्रेडिट ले नहीं रहे होंगे, आप कॉस्ट का पार्ट बना लिए होंगे, लेकिन जब आप लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं अंडर जीएसटी, तो आप जो भी इन्वेंट्री बैलेंस है उसमें जो जो जीएसटी इन्वॉल्व है उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं, नो इश्यू है। कैसे लेंगे और कौन कौन सा उसका जो कंडीशंस है, कंडीशंस बस इसमें ध्यान में रखने वाला बात यह है कि वैसे इनवाइस के अगेंस्ट में ही क्रेडिट लेंगे जो कि आज के डेट में इन्वेंट्री में जिससे रिलेटेड जो इनपुट गुड्स है वो इन्वेंट्री में है, एंड जिसका इनवाइस डेट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ना, या फिर जिस डेट पे आउट टू गेट रजिस्ट्रेशन है वहां से 1 साल पहले चलिए, और ड्यूरिंग दैट पीरियड में जितने भी टैक्स इनवाइसेस है उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट ले सकते हैं यदि वो इन्वेंट्री में एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे जीएसटी ITC 01 फॉर्म फाइल करना है क्रेडिट लेने के लिए। और तीसरा आपको जो ध्यान में रखना है, यदि ये क्रेडिट जो आप ले रहे हैं इन द एग्रीगेट, मतलब कि CGST, SGST, IGST और UTGST सब मिला करके यदि 2 लाख से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, इन दैट केसेस में आपको CWA से आपको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि जो भी डिटेल्स हम ले रहे हैं, यानी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, जेन्युइन ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट आउट। आप एक बार कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिए तो वहां आप क्रेडिट नहीं ले सकते थे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि या तो वॉलंटरली कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट आउट कर लेते हैं, या फिर जो है कई बार क्या होता है मैंडेटरी आपको जो है कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ता है, डिपार्टमेंट बोल दिया तो, या नहीं तो आपका टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर गया जो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट था कंपोजिशन स्कीम का, तो जिस भी कारण से हो, बट कंपोजिशन स्कीम आपको ऑप्ट आउट करना पड़ रहा है, इन दैट केसेस में आप जो है क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाते हैं उस डेट से जिस डेट पे आप ऑप्ट आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली अब वही सेम बात है, जो इन्वेंट्री बैलेंसेस है किसका, इनपुट गुड्स का, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिनिश्ड गुड्स है, तो फिर उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट ले सकते हैं, नो इश्यू है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, कैपिटल गुड्स भी यदि आपके पास कैपिटल गुड्स भी है एज ऑन डेट, जिस डेट पे आप ऑप्ट आउट करते हैं तो उसके अगेंस्ट पे भी आप क्रेडिट ले सकते हैं। यहाँ पर भी ध्यान में रखने वाली बात यह है, 1 साल का जो टाइम लिमिट है इनवाइस को लुकआउट करने का, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ITC 01 फॉर्म यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा आपको, CWA से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा यदि वो 2 लाख से एक्सीड कर जाता है, एग्रीगेट एक्सीड करता है तो अगेन आपको लेना पड़ेगा। 2 यहाँ पे एडिशनल कंडीशन है, पहला है कि कैपिटल गुड्स के केसेस में यदि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपको 5% एवरी क्वार्टर आपको रिडक्शन करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट में। यानी मान लेते हैं कि कैपिटल गुड्स को जो है आपने तीन क्वार्टर से यूज कर रहे हैं, तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व है कैपिटल गुड्स पे उसको 15% आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी 85% ऑफ द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू द कैपिटल गुड्स आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बेसिकली आपको डिराइव करना पड़ेगा कितना आप क्रेडिट इसमें जो है वो मिल सकता है, लेकिन बस ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल गुड्स में एवरी क्वार्टर के लिए 5% मुझे रिड्यूस कर लेना है। लास्टली इसमें है कि जो भी आपका टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट पे क्रेडिट ले रहे हैं वो उसके डिटेल्स को सप्लायर ने जो है वो रिटर्न फाइल कर दिया, बेसिकली आउटवर्ड स्टेटमेंट जो उनको फाइल करना था उन्होंने फाइल कर दिया, बेसिकली GSTR 1 जो सप्लायर को फाइल करना था वो उन्होंने फाइल कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, चेंजेस इन एग्जम्प्ट सप्लाई टू टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि कोई ऐसा सप्लाई था जो पहले एग्जम्प्ट सप्लाई कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, जैसे कि सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केसेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेम जितने भी कंडीशंस आपकी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट आउट वाले केसेस में थे सारे के सारे यहाँ पर भी सेम टू सेम है, यानी वही आपको इन्वेंट्री लुकआउट करना है, कितना इन्वेंट्री इनपुट गुड्स का बच रहा है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में। ठीक है, कैपिटल गुड्स जो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द एग्जाम सप्लाई है वो कौन कौन से हैं, कैपिटल गुड्स पे आपको 5% रिडक्शन करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर, 1 ईयर का टाइम लिमिट देखना पड़ेगा, तो ऐसे टैक्स इनवॉइस जो 1 ईयर के अंदर फॉल कर रहे हैं उसका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, CSA और CW से सर्टिफिकेशन लेना है, यदि वो एग्रीगेट इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 लाख से एक्सीड कर जाता है तो ITC 01 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वही सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया है वैसे उन टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में जिसके लिए हम लोग क्रेडिट लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सेम प्रोविजन है, बट वन चीज आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लुकआउट करना पड़ेगा, ये कि यहाँ जो बोला गया है कैपिटल गुड्स वो एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द एग्जाम्प्ट सप्लाई है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ वैसे कैपिटल गुड्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द एग्जाम्प्ट सप्लाई है। ठीक है, जो कॉमन यूज हो रहा था उसके लिए यहाँ बात नहीं हो रही है, उसके लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ बस ये ध्यान रखिएगा, यदि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा होगा तो पहले तो क्रेडिट हम ले नहीं रहे होंगे, अभी जो क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं तो अभी हमको वही 5% पर क्वार्टर रिडक्शन करके हम क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन वैसे कैपिटल गुड्स के लिए क्या होगा, जो पहले कॉमन सप्लाई में था, यानी एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज हो रहे थे और टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज हो रहे थे, इन दैट केसेस में क्या करेंगे हम लोग, जिस डेट से एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन गया है वहां से हम उनका रिवर्सल नहीं करेंगे,
अदरवाइज बाकी सारे का सारे प्रोविजन सेम रहेगा। ठीक है, पहले हम रिवर्सल कर रहे होंगे, जब वो एग्जाम सप्लाई में रहे होंगे तब हम उनके रेटेड इनपुट टेस्ट क्रेडिट को रिवर्सल कर रहे होंगे। अब रिवर्सल नहीं करेंगे, रिवर्सल का जो चैप्टर हम लोग डिस्कशन करेंगे उससे में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान रखिए कि यहाँ जो जिक्र किया जा रहा है बेसिकली वैसे कैपिटल गुड्स जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है फॉर द एग्जाम सप्लाई, यानी कि जैसे एग्जाम्पल हम लोग जिक्र किया कि इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम सप्लाई है, तो वैसे कैपिटल गुड्स जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी का केवल जो है हम लोग यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब सेल, मर्जर, डिमर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। यदि आपने बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं तो इन दैट केसेस में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट बोलते हैं क्या कि ट्रांसफेरर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा है उस बैलेंसेस को ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर सकते हैं, नो इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यदि बैलेंस जितना एपियर हो रहा है उतना ही आप कर पाएंगे, यानी कि यदि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस दिख रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं दिख रहा है, इन दैट केस में आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान रखिए। यानी कि आपको ट्रांसफर का डेट फिक्स करने से पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाए। ठीक है, यहाँ आपको ITC 02 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है और हम उन ट्रांसफरी को भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफरी को इंटर्न क्या करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने एक रिटर्न फाइल करके, और उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मुझे भेजा गया है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक सेम वैसे होगा जैसे TDS TCS का कैसे करते हैं, डिडक्टर जो है रिटर्न फाइल कर देते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग के पास एक TDS TCS का स्टेटमेंट आ जाता है, वहां हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ हम इस इतने TDS के अमाउंट को कैश लेजर में क्रेडिट करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट हो जाता है, जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे यदि डिमर्जर केस है तो क्या करेंगे, डिमर्जर वाले केसेस में आपको ध्यान में रखना है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो सेग्रीगेशन करेंगे बिटवीन द रिजल्टिंग कंपनी और डिमर्ज कंपनी, वो बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा, जितना वैल्यू ऑफ एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दिया रिजल्टिंग कंपनी को उनको डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स बिफोर डिमर्जर। ठीक है, यहाँ पर भी चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए, ये इंश्योर करवाने के लिए कि हाँ ट्रांसफर बिजनेस का जो ट्रांसफर हुआ है वो विद द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज हुआ है। यहाँ इंश्योर करने का ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि जो हम केवल एसेट्स का सेल कर रहे हैं या एसेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, बल्कि पूरे बिजनेस का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। यहाँ जो हम जिस पॉइंट्स को कवर करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, उसी को लुकआउट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस इनके लाइक जॉब वर्कर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस है, बट हम लोग अपने डिस्कशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा किनको क्रेडिट मिलेगा, प्रिंसिपल को मिलेगा या जॉब वर्कर को मिलेगा। तो एक्ट ये क्लियरली बहुत बता रहे हैं क्या कि प्रिंसिपल जो कि इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स भेजते हैं जॉब वर्कर के प्लेस पे वर्क करने के लिए, वो इलिजिबल, यानी प्रिंसिपल इलिजिबल है कि आप क्रेडिट ले सकते हैं, नो इश्यू है। यानी कहीं पे ये कोई डाउट नहीं है कि प्रिंसिपल लेंगे या ना लेंगे, वो उन पे क्लियरली है कि वो ले सकते हैं। बट कंडीशंस ये है, आपको प्रिंसिपल को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी इनपुट्स वो जॉब वर्कर को भेज रखे हैं वो 1 साल के अंदर में उनके प्लेस पे आ जाए आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, यही सेम चीज जो है कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल हो जाता है, यानी कि जो भी कैपिटल गुड्स इन्होंने जॉब वर्कर के प्लेस पे भेजा होगा तो वो 3 साल के अंदर में रिटर्न होकर के आ जाना चाहिए। ठीक है, और यदि ये डायरेक्टली सप्लायर के प्लेस से डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस पे चला गया है तो जिस डेट पे जॉब वर्कर ने रिसीव किया है उस डेट से 1 साल और 3 साल काउंट करेंगे। यदि ये कंडीशन हम फुलफिल नहीं करते हैं तो यानी 1 साल के अंदर में हम इनपुट गुड्स मंगा नहीं पाए या 3 साल के अंदर में कैपिटल गुड्स मंगा नहीं पाए तो क्या होगा, इन दैट केसेस में जो है क्या होगा कि जिस डेट पे जो डेट ऑफ सेंट है इनपुट गुड्स का या कैपिटल गुड्स का, वही माना जाएगा आपका डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और उसी डेट पे माना जाएगा कि आपने सप्लाई किया हुआ है इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स को जॉब वर्कर को, अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटे छोटे प्रोविजंस ये हैं कि आपको यदि मोड्स डाइस जिग्स यदि आप भेजते हैं जॉब वर्कर को तो वो उस पर ये प्रोविजन अप्लीकेबल बेसिकली नहीं होता है। ठीक है, दैट्स ऑल, ये इंड है आज का सेशन। इन द लास्ट अब चाय में है मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि एक टैक्स पेयर को, बिजनेसमैन को आज जो हम लोग प्रोविजंस डिस्कशन किए उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि वो डे टू डे प्रैक्टिस में इजिली कंप्लायंस कर सके। तो 4 चीजें ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान में रखिए क्या कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड
वो सारे के सारे का आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, 2 रजिस्टर मेंटेन करते हैं। फर्स्ट आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर एंड इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर, और ये दोनों रजिस्टर इस फॉर्म में मेंटेन करिए ताकि मैक्स टू मैक्स इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर सके, और ये डे टू डे प्रैक्टिस में इसको लेकर के आ जाइए। ये आपको मंथली रिटर्न से लेकर के आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने तक, एंड एवन इन द जो लेटर ऑन आपका कोई टैक्स डिस्प्यूट होता है या फिर टैक्स ऑडिट होता है तो वहां भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो मैक्स टू मैक्स कोशिश करिए कि आप रजिस्टर्ड पर्सन से करें। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड यानी कि मेरा ओपिनियन है कि आप जो भी एग्रीमेंट करते हैं विद द सप्लायर्स, लाइक परचेज ऑर्डर इशू करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, उसमें एक क्लाउज मेंशन कर दीजिए कि ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिसिपिएंट को वो इनेबल करे कि आप जीएसटी क्रेडिट ले सकें, यानी कि वो सारे के सारे मीन्स और मैकेनिज्म वो फॉलो करेंगे ताकि जो है रिसिपिएंट्स को जीएसटी क्रेडिट इजीली मिल सके। ठीक है, वो आप इस चीज को लेकर के आप वहां कॉन्ट्रैक्ट में ही आप मेंशन कर दीजिए, क्लाउज मेंशन कर दीजिए। तीसरा हो गया। फोर्थ पॉइंट है आपका कि सप्लायर को आप टाइमली पेमेंट करिए, यानी कि जो भी आपके सप्लायर को पेमेंट करने हैं इंक्लूडिंग जीएसटी अलोंग विद द आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो आपको जो है वो टाइमली पेमेंट करिए। ये आपको नॉट ओनली टैक्स कंप्लायंस करेंगे बट वो आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है सप्लायर से वो भी आपको जो है वो इंक्रीज करेगा। दैट्स ऑल गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।